हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी के नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन और कुछ अर्थों में एकता रखते हुए सिंधु सभ्यता की मूल प्राकृतिक विशुद्ध एवं स्थानीय सभ्यता थी। जैसे हमारे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, वैसे ही हमारे सिंधु घाटी का सभ्यता भी था, जो कि इसका विस्तार क्षेत्र अधिक होते हुए भी इनकी अब तक उपलब्ध पुरावेशों तथा पर्याप्त समरूपता दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें जो पुरातत्व जो हमें जो प्रासंगिक जो अवशेष मिलते हैं उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं, उनके उस काल को हमें पता कर सकते हैं कि क्या होता था। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका काल बात करते हैं 3300 से 1300 ईसा पूर्व, राइट। तो प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इंडस वैली या एक प्राचीन भारत की एक भारत का एक सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, या विश्व सभ्यताओं में से एक है। जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया हो गया और अन्य ऐसे कई सभ्यताएं हैं जो वैसे ही सेम टू वैसे हमारा सिंधु सभ्यता भी था। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणी एशिया में सिंधु नदी के और प्राचीन सरस्वती क्षेत्र में विस्तृत थी। इसका क्षेत्र की बात करते हैं या सिंधु इंडस घाटी सभ्यता जो है दक्षिणी एशिया में और सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्रों में विस्तृत थी। तो बात करते हैं क्षेत्रों में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को क्या किन नामों से जाना जाता है? इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नामों से ये हम इनको जान सकते हैं। तो इस सभ्यता की प्रारंभिक विकास की बात करते हैं तो 7500 से लेकर 3300 ईसा पूर्व के बीच है। इस सभ्यता का विकास की बात करते हैं, प्रारंभिक विकास जो शुरुआत हुई इस काल की 7500 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व के बीच है। सिंधु और घग्घरा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर, ये जो सिंधु घाटी है सभ्यता है वह सिंधु घग्घर व हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी के प्रमुख केंद्र है जो कि घग्घर हकड़ा नदी के किनारे थी। और जहाँ बात करते हैं जैसे उसको क्षेत्र थे, इस क्षेत्र जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। इसके प्रमुख केंद्र है, जो केंद्र थे छोटे छोटे केंद्र थे, इन केंद्रों में फैला हुआ समाहित था। तो वर्ष की बात करते हैं तो 20 इसको कहा बोला जाता है 20 और 8 4 2014 2000 नहीं सॉरी 2014 वर्ष 2014 में भीड़ डाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। जो भीड़वाड़ा जो क्षेत्र है वह 2014 में सिंधु घाटी का घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व से लेके 6500 ईसा पूर्व से लेके 75 जो लगभग 75 ईसा पूर्व से लेके और 65 ईसा पूर्व के बीच बसा था। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। जो भीड़वाड़ा का सिंधु क्षेत्र था वहाँ से यह पता लगा कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इस शहर के अनेक बारे में बसे हुए उजड़े थे, बासों और उजड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत काल बोलते हैं तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी जो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता की आपने शुरुआती काल की बात करते हैं तो इसका है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। जो 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत के ईंटों के एक मिट्टी की खुदाई की तब उनमें वहाँ से बनी ईंटें मिली, जो उनमें बनाई ईंटें मिली हैं। वहाँ पंजाब प्रांत की ईंटें में खुदाई के दौरान वहाँ पे बनी बनाई ईंटें निकली, जिसे लोग भगवान का चमत्कार माना है। देखो यहाँ लोग क्या मानने लगे कि यह भगवान का चमत्कार है, ईंट की साक्ष्य मिला तो उनका उस क्षेत्र के लोगों ने सोचा यह ईश्वर ही चमत्कार है। उनका उपयोग घर बनाने के लिए में किया। उसके बाद 1726 में चार्ल्स मैसन जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, चार्ल्स मैसन ने 1726 में, राइट, 1726 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। तो ये पुरानी सभ्यता पहले कौन खोजा था? चार्ल्स मैसन ने पहली बार खोजा था 1726 में और खोजा गया सबसे पुरानी सभ्यता थी। और कनिंघम ने बात करते हैं, कनिंघम तो 1765 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। और कनिंघम जो हमारे कनिंघम है जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने 1765 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और 1756 में
50 से 56 में ये 1756 में इस सप्ताह के बारे में सर्वेक्षण किया गया कनिंघम द्वारा, और 1776 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बार्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। जो बार्टन बंधुओं द्वारा जो कि उसकी सूचना दी, जो यहाँ मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक, तो उसमें जो ईंटें मिली, जो उसमें सील मिले, उसकी खबर जाके सरकार को दी। तो इस क्रम में 1761 में अलेक्जेंडर कनिंघम के देखरेख में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो सरकार सूचना दी गई। तो इसी क्रम में 1761 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशान देखरेख में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1102 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्विक विभाग के महानिदेशक बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1102 में किसको बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किसको बनाया था? जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनाया गया था 1102 में गया था। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। जो फ्लीट है एक इतिहासकार है, जो उन्होंने पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। और 1121 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। जो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, तभी उत्खनन कराए, तो उसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा पड़ा। दयाराम साहनी कब? 1121 में। वह राखालदास बनर्जी के मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। जो दयाराम साहनी जो है वो खोजे, तो इसका नाम हड़प्पा पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। वही राखालदास बनर्जी ने इसका खोज की, उत्खनन किया, तो उसमें मोहनजोदाड़ो नाम से जाना गया, राइट। मोहनजोदाड़ो खोजकर्ता माना गया। तो यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इंडस रिवर की वजह से, जो सिंधु नदी थी, उन्हीं की वजह से क्षेत्रीय नाम पड़ा इसका सिंधु नदी। और प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नागरीकरण भी कहा जाता है। जो उदय के कारण बोलते हैं, इसके नगर विन्यास जो हुआ था सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसीलिए इसे क्या कहा इसे कहा जाता है? प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांच के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि टीना व तांबा मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो हड़प्पा वासियों की ही देन है। उन्होंने सर्वप्रथम कांसा और तांबे और टीनों को मिलाकर गलाकर उसे कांसा बनाते थे। इसी कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिनमें से 125 केंद्र भारत में है। 125 केंद्र भारत में है, और 70% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। जो 70 है, वह 70 कहाँ है? सिंधु नदी के उनकी सहायक नदियों के आसपास है। जैसे रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, आदि नदियों के किनारे जो बसी हुई है, और 70 स्थल है। तो उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई है। अभी तक कुल खोजे गए 3% स्थलों के ही उत्खनन हो पाया है। अभी तक जो खोज हुई हड़प्पा जो हुई सिंधु घाटी का, तो वहाँ से 3% स्थलों के ही उत्खनन हो पाया है। अब बात करते हैं नामो उत्पत्ति की, इसकी ऑरिजिन ऑफ नेम, इसकी नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। इसका जो क्षेत्र था बहुत ही व्यापक था। अफगानिस्तान से लेके वो दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत तक भी यह क्षेत्र क्या था? इसका फैलाव था। और सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी, और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इसे इंडस को सिंधु कहने लगे। बात करें सिंधु इंडस मतलब होता है सिंधु, उसको इंडस नाम से पुकारा भी जाता था। जो नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी, जो इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी, वह सिंधु घाटी थी। और अपनी भौगोलिक उनकी उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से, उनकी जो भौगोलिक बनावट थी, उसका आकार क्षेत्र था, वह इस इंडस को सिंधु कहने लगे। इसी वजह से इनको सिंधु कहने लगे। और आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई इस सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। जैसे सिंधु का हा पढ़ा जाता है, सिंधु का क्या पढ़ा जाता है? हा पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान सा को पढ़ा जाता है, हा पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ हिंदुस्तान को काट के अच्छा सा सिंधु कर दिया गया है। तो या अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र जो था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। और पर बाद में जो रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये कुछ क्षेत्र हैं, बनावली, रंगपुर और आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता दिया। पहले की जो कई इतिहासकार जो ने सभ्यता के प्रमुख केंद्र होने के कारण, जो सिंधु का इंडस सिंधु नदी का केंद्र था, इसी वजह से होने के कारण, इसका केंद्र बिंदु होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो उचित समझा गया। और जबकि हकीकत इस नदी के नाम से अंदुस है, जो कि इस नदी का नाम अंदुस है। जो इंडस रिवर है ना, उसको अंदुस नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 3। तो विभिन्न काल की हम बात करते हैं, तो समय BC ईसा पूर्व और काल युग हम 17 बात करते हैं 7570।
75 75 70 से 3300 से पूर्व हड़प्पा नवप्रसाल युग ताम्रयुग, और 75 70 से लेके 6200 BC से भीलवाड़ा जो काल है भीलवाड़ा है, और 1700 से लेके 5500 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ एवं पूर्व मृतभांड नवप्रसाल काल माना गया है जो काल था, और 5500 से लेके 3300 मेहरगढ़ के दो छा मृतभांड नवप्रसाल काल ये काल है, ये प्रारंभिक काल थे जो इतने काल को माना गया है, ये प्रारंभिक काल में आते हैं जो खाद्य उत्पादन युग माना गया है। और ये दो क्षेत्रीय कारण युग है जो कि 5500 से लेकर 3300 मेहरगढ़ के दो मृतभांड नवप्रसारण काल, और 3300 से लेकर 2600 और प्रारंभिक हड़प्पा आरंभिक काशी युग माना गया है, या जो 3300 लेकर 2800 हड़प्पा एक रवि भाग, 2800 से 2600 हड़प्पा कोटदीजी भाग 900 सारो और मेहरगढ़ ये साथ हैं, और 2600 से लेकर 1900 विकसित हड़प्पा मध्य काशी युग माना गया। ये 2600 से लेकर इसका जो था ये मध्य विकसित हड़प्पा माना गया 2600 से 1920 में, और 2600 से 2450 हड़प्पा नवसारो दो भाग दो और एकीकरण युग हो गया, और एकीकरण युग हो गया राइट। तो 2450 से लेकर 2200 हड़प्पा 3B, और 2200 से लेकर 1900 हड़प्पा 3C तीसरा, और 1900 लेकर 1300 उत्तर हड़प्पा मग समाधि H उत्तरी काशी युग, और 1900 लेकर 1700 हड़प्पा 4 या प्रवास युग माना जाता है, और 1700 से 1300 हड़प्पा 5 प्रवास प्रयास। अब बात करते हैं इसकी विस्तार की, सिंधु घाटी को विस्तार के बारे में चर्चा करें तो ऐसे प्रमुख जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल है, सभ्यता के क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र में अनेक गुना बड़ा और विशाल था, यह गुना बड़ा था, अनेक क्षेत्रों से जो था गुना बड़ा था, जिसका क्षेत्र विशाल था और कई गुना था। तो इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंधु में था। इसका परिपक्व जो मेन स्थल कहाँ है, पंजाब व सिंधु में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिणी पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि जो कह रहे हैं कि इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो फिर पंजाब और सिंध ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के भाग ही नहीं और कुछ जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा के चेनाब नदी के तट से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान, दक्षिण में क्या था, महाराष्ट्र दैमाबाद था, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकुंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर, और तथा उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरडे तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। उत्तर में इसका कहाँ क्षेत्र था, मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिणी में दैमाबाद था, उत्तर में चेनाब नदी से लेकर फिर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में बलूचिस्तान मकराना और सुतकुंडोर और से लेकर, और उत्तर पूर्व में इसका था आलमगीर में राइट, जो कि मेरठ क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उनमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसका जो क्षेत्र था त्रिभुजकार था। उत्तर में जम्मू मंड से लेकर दक्षिण में गुजरात भोगतार तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान सुतकुंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। अफगानिस्तान के सुतकुंडोर और गुजरात क्षेत्र, दक्षिण के गुजरात क्षेत्र। तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका जो क्षेत्र बात करते हैं तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है और ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। जो हमारा सिंधु सिविलाइजेशन सभ्यता था, या प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में इनमें संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, जो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सन 2021 2/5/25 के बैकैम मशीन की जानकारी से, जो एक मशीन से इसके मशीन के बैकैम मशीन की जानकारी से पूर्व भू वैज्ञानिक एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ। इसका जो वर्जिंग हुआ, जो यह मानते हैं कि आर्यों से हुआ, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उसका भ्रम दूर हो गया और उन्हें स्वीकार करना पड़ा आर्यों का आगमन से पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। जो कह रहे हैं कि या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, या ऐसा अनुमान लगाते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि ये आर्य के आने से यहाँ पे आए थे, तभी यहाँ पे आर्य हुआ, विकसित हुआ, और फिर कुछ स्वीकार किया, यानी मतलब भ्रम दूर करने के लिए उसको सिंधु घाटी साक्ष्यों के बाद, जो खुदाई के बाद में साक्ष्य मिले, उससे यह अनुमान मिला तो स्वीकार किया गया कि जो मतलब आर्यों के आने से पहले या जो हड़प्पा सभ्यता था या पल्लवित हो चुका था, फूल फैला हुआ था, मतलब विकसित था। इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से सिंधव सभ्यता के नाम दिया गया। इस सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधव नाम दिया। इनमें जो आधे दर्जनों
को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। आधे दर्जनों की नामों की नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक पंजाब का हड़प्पा, सिंध का मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो शाब्दिक अर्थ है जो प्रेतों का टीला अर्थात मतलब मुर्दों का टीला। प्रेतों मतलब जहाँ पे समाधि अर्थात मृत्यु शव को दफनाया जाता था, मुर्दों का टीला। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो एक पंजाब हड़प्पा तथा जो मोहनजोदाड़ो है, यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और अंदुस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहनजोदाड़ो से 130 किमी दक्षिण में चंदुदाड़ो स्थल से था। जो चौथा नगर गुजरात खंबात की खाड़ी लोथल नामक स्थल पर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग कालीबंगा शाब्दिक अर्थ बोले तो काले रंग की चूड़ियाँ, जो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनवाली, इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति को दर्शन होते हैं। तो सुतकुंडो तथा सुतकोड़ताड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। जो सुतकुंडोर है और तोड़ा है, समुद्री नगरों में भी इस संस्कृति का परिपक्व अवस्था दिखाई देता है। इन दोनों की विशेषता यही है कि एक नगर दुर्ग का होना उत्तरी हड़प्पा सभ्यता गुजरात के काठीवाड़ा प्रायद्वीपी में रंगपुर के रेजाड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। जो एक दुर्ग बोलते हैं, जो हड़प्पा का जो एक दुर्ग भी उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठीवाड़ा क्षेत्र में जो है, और वहाँ पे प्रायद्वीप में एक रंगपुर में रेजाड़ी स्थलों से भी पाया गया एक नगर स्थल। इस शब्द की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई। इस काठीवाड़ा क्षेत्र का जो दुर्ग की पता चला सबसे पहले किसका हुआ? चार्ल्स मैसन का हुआ था। अब प्रमुख नगरों की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, जैसे हड़प्पा हो गया, ये पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान से। मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो क्षेत्र है जो सिंध पाकिस्तान, लकराना जिला। और लोथल जो है गुजरात है। कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़ ये राजस्थान क्षेत्र है। और बनवाली हरियाणा और फतेहाबाद जनपद में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के क्षेत्र में है। कंगोडोर जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। और वही कोटदी जो है सिंध पाकिस्तान में है। और चंदुदाड़ो की जो है पाकिस्तान में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में, जो मनवेरीवाल पाकिस्तान। और हिंदू कुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे शत्रुगेई, यह सबसे नहरे का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अफगानी क्षेत्र में जो कुछ क्षेत्र हैं हड़प्पा के, जो वहाँ पे हमें अफगानिस्तान क्षेत्र मिले हैं, वहाँ पे हमें नहरों का प्रमाण मिला है। और मंदिकाग जो महत्वपूर्ण है। भारत में बात करते हैं तो भारत के विभिन्न राज्यों में सिंध घाटी सभ्यता का निम्नसार है। जैसे गुजरात के हैं तो गुजरात के लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, रंगपुर हो गया, रेजी हो गया, मलवाद हो गया, देसूर हो गया, धौलावीरा और प्रतापपट्टन, राइट। और हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो हैं, राखीगढ़ी हो गया, भिलवाड़ा हो गया, बनवाली हो गया, और पुराण हो गया, और मीताथल हो गया। पंजाब के जो क्षेत्र हैं, रोपड़ हो गया, पाड़ा हो गया, शंघोल जिला फतेहपुर पंजाब। और जो महाराष्ट्र के हैं, दैमाबाद, बनावाली, पुराण, मीतास्थल। महाराष्ट्र के हो गए महाराष्ट्राबाद, शंगवाली। राजस्थान कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। जम्मू कश्मीर में मंडा क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश को जो आलमगीरपुर क्षेत्र है, ये सब क्या है? हड़प्पा के कुछ क्षेत्र हैं। नगर निर्माण योजना के बारे में, इनकी नगर की बात करते हैं, इनका विन्यास क्या था, कैसे ये लोग रहते थे, इनका रहन सहन कैसा था। तो इस प्रकार में तो इस सप्ताह की सबसे विशेषता यह बात थी कि यहाँ की विकसित नगरों निर्माण योजना सबसे बड़ी, यहाँ की विकसित नगर निर्माण को यहाँ लेकर बहुत ही विशेषता थी। और यहाँ पे सबसे योजना कैसा था, यह मुख्य केंद्र था। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों अपने दुर्ग थे। ये हड़प्पा जो उनके दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग परिवार रहता था, जो शासक का परिवार रहता था प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का शहर था। जो दुर्ग था उसके बाहर एक उससे निम्न स्तर के शहर होता है, जहाँ ईंटे के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। जो किसान लोग थे, जो साहू लोग थे, और जो श्रमिक लोग थे, वे सामान्य लोग थे। और वे अलग अलग दुर्ग में रहते थे। निचले स्तर पर रहते थे, उच्च स्तर पर जो उचले टीले पर रहते थे, वे पुरोहित राजा लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात एक थी कि ये जाल की तरह विन्यास थे। राइट, सबसे बड़ी बात ये जाल, इनकी जो नगर निर्माण था वह एक जालनुमा था, मतलब जो था 90 डिग्री पर काटता था। राइट, ऐसे एक जालीनुमा था। यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कितने समकोण पर काटती थी? एक समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, ये समकोण है, सभी समकोण काटती है। राइट, तो समकोण पर काटती थी। और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त थे। जो उसका नगर था वो सभी आयताकार में क्या थे? विभक्त थे। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी। या एक राजकीय प्रशासनिक था कि कोई भी घर बनाता था तो प्रशासन से अनुमति लेकर तब उनके देख रेख में बनाया जाता था, तो लागू होती थी, चाहे वो छोटे हो या बड़ी। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो के धोने बड़े होते थे। और वहाँ के स्मारक अर्थात मतलब इमारत जो थे, इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह के परम कुशल थे। जो शासक थे वो मजदूर जुटाने और उसके कर संग्रह था, मतलब जो टैक्स होता था, और उनमें परम कुशल थे। ईंटों की इस बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि यह शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। यहाँ की सामान्य इमारत देखकर ऐसा लगे कि यहाँ के शासक प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदाड़ो अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। जो मोहनजोदाड़ो है सबसे अभी तक सबसे क्या है? प्रसिद्ध स्थल है। विशाल सार्वजनिक स्नानगार पॉन्ड अर्थात स्नानगार स्विमिंग
और जिसका जलाशय ध्रुव के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है, या ईंटे का बोला जाए तो ईंटे का स्थापत्य ईंटों की बनी हुई यह एक सुंदर उदाहरण है। जो है स्नानागार, यह जो कि 11.88 मीटर लंबा है और 7.101 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरे पर ताल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, अर्थात मतलब होता है यहाँ पे क्या हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ भी सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ भी सीढ़ी लगी उतरने के लिए। और बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं, यहाँ पे साइड में यहाँ छोटे छोटे आले बनाए गए हैं, अर्थात मतलब कपड़े बदलने के लिए। तो कमरे, स्नानघाट, सीढ़ियाँ लगी, बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानघाट के फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई है। जो यहाँ की जो ये स्नानघाट की जो फर्श है वह पक्की ईंटों की बनी है। पास के कमरों में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हेज में डाला जाता था। मतलब ये पास में ऐसे चारों कोनों क्या थी, वो कुआं था, कूप था, जो कि यहाँ से पानी निकालकर इस हज में डाला जाता था। और डाला जाता था हज को कोने पर एक निर्गम जिसमें पानी का बाहर निकल नाले में चला जाता, जो यहाँ तो इसमें रहता था काफ़ी थी। कोई भी पानी होगा तो उसमें इसमें संचित नहीं रखते थे वे लोग, पानी को बदलते भी थे। और यहाँ पे क्या था, एक पानी था, हॉल था, और पानी सीधे बाहर निकल जाता था, अर्थात मतलब पानी को वे लोग बदलते भी थे, नाले में चला जाता था। तो ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशाल स्नानगार धर्म अनुष्ठान संबंधित स्नान के लिए बना होगा। यह अनुमान लगाते हैं लोग कि यह जो स्नानगार था यह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। तो जो भारत के पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यकता रहा होगा। यह कहते हैं कि यह धार्मिक है, अर्थात मतलब कोई धार्मिक से जुड़ा हुआ है। जो यहाँ स्नान करते हैं और कपड़े बदलने का और बैठने का हर एक चीज़ जो है तो धार्मिक से माना गया है जो स्नानगार है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ा संरचना है, या मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा संरचना है। और अनाज रखने का कोठार है, जो कि राइट। तो हम अन्नागार के भी यहाँ हड़प्पा में मिले हैं, जो कि अन्नागार में होता है स्टोरेज, था मतलब स्टोर, जो अपने अनाजों को संरक्षण करने के लिए वहाँ पे रखते थे कोठारों में, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा की दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं। जो हड़प्पा के दुर्ग मिले हैं वहाँ पे कितने मीटर, 6 कोठार मिले हैं, 6 स्टोर मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर जो पार्टों में खड़े हैं। और हर एक कोठार में जो है 15.3 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुल 1 मीटर की दूरी पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि नदी के किनारे क्यों ही बनाया गया। ऐसा हो सकता है कि हम जो अनाज बाहरी देश में भेजते थे, आयात निर्यात होता था, वह नाव द्वारा होती थी, और नाव के द्वारा हमें सुलभ भी होता था। बहुत आसानी से हम अपने वस्तुओं को, अपने अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए जो उनका जो स्टोरेज, जो कोठार होता था, वह नदी समुद्रों के बगल ही बनाए जाते थे, और उसका सीधे नाव से निकालते थे और नाव से बगल लगाते थे, और बंदरगाह से सीधे वहाँ पर कोठारों में ले जाते थे। उनको आने जाने में ज़्यादा तकलीफें नहीं होती थी। और इन 12 इकाइयों के तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदाड़ो के कोठार का है, राइट। तो हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है, जो कि हड़प्पा के कोठारे हैं, तो दक्षिणी में खुला फर्श है। और इस पर 2 कतारे में ईंटे का वृत्ताकार चबूतरा बना हुए हैं। फर्श की दरारें में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, राइट। देखो यहाँ पे सच मिले गेहूं, और क्या मिले हैं, जौ, अर्थात मतलब जवा के दाने मिले। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दावनी होती थी। दावनी मीन्स होता है क्या है, दावनी मीन्स होता है पीटना। दावनी मीन्स होता है क्या, पीटना। फसल को जो पीटते थे, दावनी इसको बोला जाता है, राइट। तो हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी मिले हैं। बैरक मीन्स होता है जिसमें अनाज रखा जाता है, राइट। तो जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। और कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने थे, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार की स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग है। जो कोठार था, जो स्टोर था, वे हड़प्पा काल के क्या थे, एक अभिन्न अंग थे, जो अपनी एक पहचान, एक स्रोत के रूप में हमें यहाँ पर प्रमाणित करता है कि यहाँ पे अनाज के भी आयात निर्यात होता था। लोग जो राजा होते थे वे टैक्स के रूप में किसानों से, खेतिहारों लोग से अनाज को एकत्रित करते थे। और ये आपातकालीन, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कोई भी आपदाएं आती थी, उनमें वो क्या करते थे, अनाजों को वितरण करते थे, राइट। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटे का इस्तेमाल एक विशेष बात है। जो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल है वह एक विशेष बात है, क्योंकि इस समय में मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का प्रयोग हुआ था। जो कि इस समय में, क्योंकि इसी समय में जो मिस्र हमारा कहीरा मिस्र अफगानिस्तान का, माफ करना, महाद्वीप, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र जो है, वहाँ के जो भवने हैं, वहाँ के जो हमें ईंट प्राप्त हुए हैं, वह धूप में सुखाए हुए थे, धूप में हुआ था। तो समकालीन मेसोपोटामिया भी पकी ईंटे का प्रयोग होता है। उसी समय में जो मेसोपोटामिया क्षेत्र है वहाँ पे पकी हुई ईंटें हमें मिले हैं। तो इस बड़े पैमाने पर नहीं जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो मोहनजोदाड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। यस, राइट। हम जल निकास के बारे में जाते हैं, तो जल निकास के लिए गटर बनाए हुए जाते थे, नालियाँ। जैसे कोई मकान है ना, तो अंदर क्या होती थी, नालियाँ बनी होती थी, और पानी को सोखते के रूप में उसको नाद बनाए हुए थे, छोटे था मतलब गर्त, जिसमें पानी को एकत्रित होता था, वहाँ से सिरा हुआ था, मतलब नालियों के द्वारा बड़े नाले में चला जाता था। यहाँ का जल भी बहुत अद्भुत था, देखने में भी अद्भुत में आश्चर्यचकित कर देता है वहाँ की हम जल निकास को देखकर। तो लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान के प्रांगण और स्नानगार होता था। जो वहाँ के लगभग जो हर नगर के हर छोटे या बड़े मकानों में क्या होता है, प्रांगण भी होता है, आंगन यार्ड, जिसका बरामदा बोलते हैं, राइट। तो वहाँ पे प्रांगण होता था टहलने के लिए, और क्या होता था, स्नानगार होता था। अब कालीबंगा के अनेक घरों के अपने अपने कुएं थे। वहाँ जो कालीबंगा हमारे गुजरात के
क्षेत्रों में है, जो वहाँ पे वो हमें मिले हैं, वहाँ के हर घरों में क्या मिला है? कुआँ मिला है। तो हर घरों के पानी बहकर सड़कों पर आता और जो उनके नीचे मेरिया नालियाँ बनी हुई थी, जो उसके घर से बाहर आता था पानी और नालियों में जाता था। अक्सर ये मेरिया मेरिया ईंटें और पत्थर के बनाए जाते थे। जो नालियाँ थी वे किससे बने थे? पत्थर व ईंटों के बनाए थे, सिल्लियाँ से, पत्थर की सिल्लियाँ होती थी। सड़कों को इन मेरिया के नर मुखे भी बने होते थे। नर मुखे इन मेरिया में नर मुखे, इसका शब्द नहीं जानते हैं, होते थे। सड़कों और मेरिया के अवशेष बनवाली भी मिले हैं, जो इनके मेरिया और के अवशेष हैं बनावाली में भी मिले हैं। तो इसकी आर्थिक जीवन की बात करते हैं, इनके इकोनॉमिक्स, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, राइट? तो इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मोहरे, राइट? मोहरे, जो मोहरे थे उसका वजन और मापन की विधियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व को पता चलता है। देखो, जो वहाँ के मोहर थे उसका वजन, कुछ बाट, यह हमें यह प्रमाणित करता है कि मोहर जो है यह प्रमाणित करता है कि व्यापार के क्षेत्र में हमें मान लिया जाता है। हमारी दृष्टि जो होता है व्यापार की दृष्टि में। और वजन की बात करते हैं, वजन कोई चीज बाट है तो हो सकता है कि वस्तु कोई अनाज को तौलते होंगे, उसका मापन करते होंगे। तो ये हमें विधियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में एक क्या करता है? व्यापार की महत्व को पता चलता है, राइट? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर, धातु के सीप, शंख आदि का व्यापार करते थे, राइट? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वे लोग क्या थे? पत्थर, धातुओं के सीप, जो धातुओं के सीप होते थे, सिर्फ पानी वाला सीप जो होता नहीं, ऐसे होता नहीं, मोती जिसको बोला जाता है, तो उसका क्या करते थे ये लोग? व्यापार करते थे। और शंख हो गया, इसका क्या करते थे? व्यापार करते थे। सबसे छोटी इकाई क्या करते हैं? जो मुद्रा की सबसे छोटी इकाई होती है सिप्पी जो होती है, कौड़ी बोला जाता है। कौड़ी जो होती है छोटी छोटी बना दे चित्र को, इतना खुला रहता है, इसको सिप्पी बोला, सबसे छोटी इकाई होती है। या भी व्यापार में आदान प्रदान करते थे लोग। तो कुछ राजस्थान के खेताड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। कुछ क्षेत्र जो हैं जो आप अपने में समाहित है, जो सिंधु घाटी, राइट? जो हड़प्पा आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र जहाँ जैसे क्या किस लिए प्रसिद्ध थे, वहाँ की क्या अधिक उपजाऊ था, तो उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। जिससे राजस्थान का खेताड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खेताड़ी, हमारे राजस्थान का खेताड़ी जो है, खेताड़ी क्षेत्र है, वहाँ क्या है? तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, राइट? तो चांदी के लिए राजस्थान का जावार प्रसिद्ध है, राइट? तो सोने का आयात निर्यात कर्नाटक, हमारे कर्नाटक साउथ इंडिया के जो कर्नाटक है वहाँ के आयात आता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता है। आयात मीन्स होता है आनंद, निर्यात मीन्स होता है, आयात मीन्स होता है बाहरी देश से आता है, और निर्यात मीन्स होता है जाना, राइट? तो ओमन से तांबे का आयात किया जाता था। जो ओमन जो हमारे कहाँ है जानते हैं? पाकिस्तान, बोले तो सऊदी अरब के जो निचली साइड में यमन और ओमन, रक्का के साइड में जो है, वहाँ से क्या होता था? तांबे का आयात किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। और गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान में बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था, राइट? तो अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वह क्या है? पत्थरों के लिए बहुत ही फेमस है, शीशे के लिए वहाँ के पत्थर बहुमूल्य होते हैं। जो हमारे ताजमहल का निर्माण हुआ है, कुछ ईरानी साइड से वहीं से आते थे, राइट? तो हमें प्रमाणित करता है। और इसी कृषि पशुपालन और इनकी व्यवसाय के बारे में देखते हैं तो कृषि, इनका कल्चर, इनका एग्रीकल्चर क्या था, उनका पशुपालन क्या था। तो आज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश से पूर्व में बहुत उपजाऊ था, जो कि आज के मुकाबले में देखा जाए तो सिंधु प्रदेश जो पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी सिकंदर के एक इतिहासकार ने लिखा। जो सिकंदर के इतिहासकार, तो सिकंदर के जो एक इतिहासकार कह रहे हैं कि सिंध देश के उपजाऊ क्षेत्र में गिना जा सकता था। सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, इसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। जो सिंधु रिवर, जो सिंधु क्षेत्र है, वहाँ की अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी पैमाने के इस्तेमाल में लाई गई, जिनके कारण धीरे धीरे वन का विस्तार मिटता गया। यह कह रहे हैं कि जो यहाँ सिंधु क्षेत्र में जो उपजाऊ बहुत ही वर्षा भी होती थी, वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी। और बात करें कि यहाँ के वन भी थे, वन को काट कर कुछ झोपड़ियाँ, कुछ घर बनाए गए और वनों से, लकड़ियों से ईंट पकाते थे, राइट? ईंटों को पकाते थे। इसके इस्तेमाल के कारण धीरे धीरे वनों को काफी विस्तार को मिटा गया, राइट? विस्तार को सिमटता गया, मतलब सिमटता मिटता गया। तो सिंधु का उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी के प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। जो कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी का उर्वरता मतलब होता है उपजाऊ जो था, इसका कारण यह हो सकता है कि कह रहे हैं कि जो सिंधु नदी का प्रतिवर्ष हर साल जो आने वाली बाढ़ थी, तो उसका था, क्योंकि बाढ़ की वजह से काफ़ी जो बाढ़ की वजह से काफ़ी जो खाद होते थे, अर्थात मतलब जो जैविक चीज़ होते थे वो बह कर आता था और हमारे उसमें उस क्षेत्रों में फैल जाता था। उस फैलने की वजह से वहाँ की उर्वरता जो होती थी बढ़ती जाती थी। और गाँव की रक्षा के लिए बड़ी पकी ईंटें की दीवार इंगित करती है। रक्षा के लिए क्या, खड़ी पकी ईंटों का दीवार का इंगित करती है। और बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ की जो बाढ़ आती थी वह हर साल आती थी, प्रतिवर्ष आता था। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे। जो नवंबर के महीने में, देखो बाढ़ आता था अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर में वहाँ का जल स्तर घटने लगता था। तो वहाँ के क्षेत्रों में क्या करता था, वहाँ के लोग क्या करते थे, बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूँ और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा से और पाक हड़प्पा सभ्यता से जो कूट हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में भी हल जोते जाते थे। जो लकड़ी के मिले हैं, लकड़ी के हल मिले हैं, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि ये लोग क्या करते थे और जो कि क्या खेतों को क्या करते थे, जुताई करते थे, राइट? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाजों को पैदा करते थे। कौन कौन से अनाज करते थे? गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि का अनाज को पैदा करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। कितने थे? दो किस्म के गेहूं पैदा करते थे।
बनवाली में मिला जौ उन्नत किस्म का था। जो बनवाली क्षेत्र है वहाँ के जो बनवाली क्षेत्र वहाँ पे जौ उन्नत किस्म मिला है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। जो तिल था और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। कपास जो हड़प्पा है, कपास सबसे पहले कहाँ की गई थी? बनवाली राइट। इसी के नाम पर यूनानी के लेख इस सिंडन लोग कहने लगे, इसको ये सिंडन कहने लगे राइट। यूनानी लोग क्या कहने लगे? इसी के सिंडन कहने लगे। बहुत अच्छी बात, यहाँ भी एक जानकारी मिली जो कि कपास के पैदा होने की वजह से यूनानी लोग इसका सिंडन कहा गया कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोग के हाथी तथा गधे का ज्ञान था। बात करते हैं पशुपालन की। हड़प्पा सभ्यता के लोग के द्वारा व्यवसाय पशुपालन था। उनका जो व्यवसाय था क्या था? पशुपालन था। यहाँ के लोग दूध, मांस, अनेक कृषि कार्य करते थे। कुछ जानवरों को मांस के लिए दिलाते थे और कुछ को लिए दूध के लिए दिलाते थे राइट। कृषि कार्य करते थे। भात ढूंढने के लिए भी इनका प्रयोग किया करते थे पशुओं से राइट। तो हड़प्पा स्थलों से कोई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। जो हड़प्पा सभ्यता से कई जानवरों की हड्डियां मिली, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया। प्राणी विज्ञानियों तथा जीवों पुराविदों के अनुसार ये सभी पालतू जानवर थे। इन लोगों के घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। ये जो हड़प्पा लोग थे, इन घोड़ों और लोहे की जानकारी नहीं थी। अब कुछ उद्योग धंधे की बात कर लेते हैं। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लोग बहुत कुशल थे। यहाँ के लोग क्या थे? मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तन में पर काले रंग की विभिन्न प्रकार के चित्र करते थे और कपड़े बनाने के व्यवसाय में अभिन्न निर्यात होता था। वे अभिन्न उन भी निर्यात होता था व्यवसाय में राइट। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। जो जौहरी जो होता है सोना, जो मोहर को गढ़ता है राइट, जो मोहर को गढ़ता है अर्थात मतलब सोना जो होता था वह भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने के कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक जो मनके हो गया, जो मनके मूंगा हो गया और ताबीज हो गया, ये जौहरी बनाता था राइट। तो अभी तक लोहे का कोई भी वस्तु नहीं मिली है। अतः सिद्ध होता है कि इन लोगों का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम व्यापार की बात नहीं करते। यहाँ के लोग कपास में पत्थर यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। और एक बड़े भूभाग में ढेर सारी स्टील मृण मुद्रा एक रूप में मिली। इस लिपि में मानकीकृत माप तौल प्रमाण मिले हैं जो कि बाट में मिला है। वे चक्के से परिचित थे। जो चक्के जो व्हील होता है उसे वे क्या थे? परिचित थे, जानते थे। और संभवतः आजकल के इक्के रथ जैसे कोई वाहन का प्रयोग करते थे। क्या कह रहे हैं फिर हम देखते हैं। आजकल के इक्के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान फारस से व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्होंने व्यापार में सहूलियत होती थी। जो वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया और जिन्हें व्यापार में क्या होती है? सहूलियत होती है। अर्थात मतलब कुछ सीख मिलती है, सहूलियत, किसी न चीज़ का हमें ज्ञान मिलता है। तो बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है। जो यहाँ हड़प्पाई सील जो कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया तो मिली थी। तो उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग में कोई संबंध था या व्यापार में आपसी संबंध है, हम लोग व्यापार करते थे तो हो सकता है। तो राइट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा का साथ व्यापार का प्रमाण मिलते हैं। जो मेसोपोटामिया जो अभिलेख के पत्थरों पर लिखे गए जो लेख होते हैं वहाँ पे मेलुहा के साथ व्यापार का प्रमाण मिलते हैं। वहाँ पे लिखा गया होगा कि हम भारतीय के मेलुहा क्षेत्र, तो वहाँ पे हम व्यापार कुछ न कुछ प्रमाण में वहाँ पे लिखे हुए लेखों से पता चलता है कि वे लोग यह व्यापार करते थे। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र में भी उल्लेख मिलता है। जो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र भी थे दिलमुग्न और दिलमुन और माकन, ये जो है मध्य केंद्र व्यापार केंद्र स्थल है। तो दिलमुग्न की पहचान शायद फारस की खाड़ी और बहारीन से की जा सकती है और मोहनजोदाड़ो को सिप की टूटी पटरी से मिली है। सिप की टूटी पटरी से मिली है राइट। और इनकी हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानघरों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़े राजनीतिक सत्ता से बिना नहीं हुआ। यह कह रहे हैं कि जो विशाल सार्वजनिक स्नानघरों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापक संबंध किसी बड़े राजनीतिक सत्ता बिना नहीं हुआ होगा। इसके पुरातत्व प्रमाण में नहीं मिले हैं। यहाँ के शासक कैसे थे, शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। जो कि यहाँ की नालियाँ की लाइट की व्यवस्था, नालियाँ की, सड़कों की, मकान की, उसकी बनाने की शैली क्या होनी चाहिए आदि का था। तो मिट्टी के बर्तन के कलश, ये सब क्या है? धार्मिक अर्थात मतलब धार्मिक जीवन से जुड़े हुए राइट। तो ये क्या है? स्वास्थ्य चिन्ह है। तो इससे हमें प्रमाण तो धार्मिक जीवन के लिए भी हमें मिलता है। तो मिट्टी के बर्तन में कलश 1900 से 1300 ईसा पूर्व मिले हैं। हड़प्पा में पकी मिट्टी के स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। जो हमारा हड़प्पा में पकी मिट्टी स्त्रियां मूर्ति मिली है, हमें भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति पे स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। जो हड़प्पा में हमें जो खुदाई से हमें अवशेष प्राप्त हुए, उन्हें एक स्त्री के गर्भ से क्या निकला? एक पौधा निकला। या पौधा निकला है, या क्या होता है कि प्रजनन का संकेत देता है राइट। तो विद्वानों ने सहमत किया पृथ्वी देवी की प्रतिमा है राइट। या भी कहा जाता है या पृथ्वी माता है, या पृथ्वी माता है जो उनके गर्भ से क्या पुष्प उग रहा है राइट। तो यह मान्यता भी हो सकता है। और इसका निकट संबंधों पौधों का जन्म और वृद्धि से होता होगा। अर्थात मतलब बीजों को खेती कृषि से और वन को वृद्धि से और या जीवन से जुड़े हुए यह हमें दृष्टित करता है, दिखाता है राइट। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वा देवी समझते थे राइट। या कृषि प्रधान था तो यह भी कहा जा सकता है या देवी थी, उर्वरता की देवी थी, जो कृषि की उर्वरता की देवी थी। और इसका पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की करते हैं राइट। जो नील नदी को पूजा करते हैं, कहाँ के लोग? मिस्र, कहीं जाके लोग करते हैं जो अफ्रीका माध्यम में राइट। तो
आइसिस की देवी, एक आइसिस देवी है, आइसिस की एक देवी है, लेकिन ये ननी नदी की देवी है जो आइसिस है। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ के समाज में मृत प्रधान था नहीं, या नहीं कहना, या कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है, जो हमारे वैदिक सूत्रों में है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें हमें पृथ्वी माता की स्तुति है। तो धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है, जिनमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियाँ हैं, और उसमें खिड़कियाँ थी जहाँ दीपक जलने साबुत मिलते हैं। जो हमें धौलावीरा था, मतलब सफेद कुआं, धौलावीरा में होता है क्या, सफेद कुआं, राइट। तो हमें यहाँ वहाँ से कुआं मिला है, उसके नीचे तरफ जाते समय हमें सीढ़ियाँ लगी हुई है, और वहाँ पे एक खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ में दीपक जलाने के साबुत मिले दीपक, राइट। तो उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। उस कुएं में क्या था, सरस्वती का पानी आता था। सिंधु घाटी के लोग उस कुएं में जरिए सरस्वती की पूजा करते थे, राइट, दीप जलाते थे, पूजा करते थे, यह भी मान्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया गया, राइट। सिंधु घाटी के नगरों में एक सील पाया गया जिसमें एक योगी का चित्र है, दाढ़ी वाले बाबा, राइट। तो उसको दाढ़ी वाले या पुजारी वाले बाबा क्या कहा जा सकता है, योगी का चित्र है, जो 3 या 4 मुख वाला कोई विद्वान मानते हैं। उसको क्या, उस चित्र को क्या 3 या 4 मुख वाले क्या मानते हैं, विद्वान मानते हैं, या कोई ज्ञानी होगा, या कोई, या कहते हैं या कोई शिव होगा, योगी शिव है। मेवाड़ जो अभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वह आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी का पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शव को जलाया करते थे, राइट। देख लीजिए यहाँ पे सिंधु घाटी के जो इंडस लोग थे, क्या करते अपने शव को क्या करते थे, दहन करते थे, तो शव दहन करते थे, शव को क्या करते थे, जलाते थे, उन मिट्टियों में नहीं दबाते थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में आबादी करीब 50,000 थी, फिर भी वहाँ से केवल 1,000 से आसपास ही कब्रें मिली है। जो मोहनजोदड़ो हैं, वहाँ करीब 50,000 आबादी थी, राइट। तो वहाँ से हमें क्या मिली है, 100 के आसपास कब्रें मिली है। तो यहाँ अनुमान लगा सकते हैं इतने हज़ार में निवास क्षेत्र में लोग हैं, तो वहाँ पे 100 कब्रें मिले हैं। तो हो सकता है कुछ लोग जो होते होंगे वह शव को क्या करते थे, जला देते थे। जो इस बात का काफी इशारा करता है कि शव को जलाते थे। वो लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले, राइट। जो लोथल है, कालीबंगा है, वहाँ पे हवन कुंड मिले हैं, जो उनके वैदिक होने का प्रमाण मिलता है। धार्मिक जीवन से उद्भूत करता है, या हमें धार्मिक स्रोत के रूप में प्रमाणित होता है कि वहाँ पे हवन मिले हैं। पूजा पाठ में वैदिक क्रिया हवन ये लोग क्या करते थे, अर्थात वैदिक, अर्थात मतलब एक धार्मिक जीवन में वो व्याप्त भी थे, राइट। तो यह स्वास्थ्य के चित्र भी है, जो स्वास्थ्य के चित्र है, राइट। स्वास्थ्य के चित्र होंगे, ये स्वास्थ्य के चित्र हो गए, राइट। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु धर्म में द्रविड़ों के मूल धर्म था। जो द्रविड़ लोग थे मध्य एशिया से जो आए थे, वह इनका क्या था, मूल धर्म था। और शिव तो द्रविड़ों का देवता था। जो शिव है, जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि यह धार्मिक, और शिव जो थे द्रविड़ों का देवता थे, जिन्होंने आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा इतिहासकारों ने यह बात नकार दी। क्या करें, या देखो कुछ जैन और बुद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे। कह रहे हैं कि देखो जो सिंधु घाटी के लोग थे वह जैन धर्म के कुछ लोग थे, पर इस मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी, अर्थात मतलब मना कर दी कि ऐसा नहीं है। इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। तो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। हमें जो अवशेष मिले, मंदिरों के अवशेष मिले। सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। जो सिंधु घाटी है वहाँ पे हमें कोई टेम्पल नहीं मिला है। और मार्शल आदि के इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी के किनार पूजा किया करते थे। कह रहे कि अपने घरों में करते थे, नदियों में नदी के किनारे करते थे, खेतों में करते थे, लेकिन मंदिर नहीं थे, राइट। मंदिरों में नहीं करते थे। तो कौन कह रहे हैं, ये हमारे कह रहे हैं प्रोफेसर, कहाँ गए जी प्रोफेसर, इतिहासकार मानते हैं, मार्शल जी कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, वहाँ पे कह रहे हैं सिंधु घाटी के आज के कोई मंदिर नहीं मिला है। वहाँ मार्शल जी कहते हैं कि वहाँ सिंधु घाटी के लोग घरों में पूजा करते थे, और नदियों के किनारे करते थे, खेतों में भी करते थे और पूजा किया करते थे। तो वहाँ पे इसीलिए हमें मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोग एकत्र होकर कहीं इकट्ठा होकर पूजा पाठ नहीं करते थे, सब लोग अपने घर में करते थे या नदियों किनारे करते थे, इसीलिए वहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी के करते थे। अभी तक केवल बृहद स्नानगार की विशाल स्नानघर ही ऐसा स्मारक है जो पूजा स्थल माना जाता है। तो अभी हम बात किए थे स्नानगार वही एक ऐसा माना जाता है कि वह एक पूजा स्थल माना गया है। जैसा कि आज हिंदू गंगा में नहाते, जैसे आज लोग क्या करते हैं, हिंदू गंगा में नहाते हैं, वैसे ही संजय लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे, राइट। यह दाढ़ी वाले बाबा हैं। ये कांस्य मूर्ति है जो नर्तकी, ऐसा प्रमाणित होता है कि ऐसा ये कांस्य से बनाई हुई है, ऐसे प्रमाणित हुई है। डांसिंग गर्ल है। इसके जो है ये कड़ा पहनी हुई है, ये कड़ा पूरे हाथ में पहनी हुई है और नग्न अवस्था में है, ताबीज भी पहनी हुई है। और इसके बाद में जूट हुए हैं, जूट अर्थात मतलब चूड़े बांधी हुई है। और ऐसे ही कहा जाता है कि या नित्य अवस्था में, राइट। तो ये कुछ मार्क हैं जो हमें चिन्हित करता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस वर्ण में जो धौलावीरा की उत्तरी, सिंधु सरस्वती सभ्यता के 10 वर्ण जो धौलावीरा के उत्तरी गेट के निकट 200 ईसा में खोजे गए हैं। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों से बहुत सारे औजार उपकरण प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे, वह सिंधु के लोग थे, वह क्या करते, पत्थरों को प्रयोग करते थे। कांसे के निर्माण भारी भांति से करते थे। वे लोग क्या करते थे, कांसे के तीना बतावा जलाकर और कांसा बनाते थे। ये कांसे की मूर्ति है, ये जो है कांसे की मूर्ति, राइट, कांसे की मूर्ति है। तो वे लोग परिचित थे तांबे तथा टीन मिलाकर, राइट। अभी हमने बात किया तांबे और टीन मिलाकर क्या वह धातु शिल्पी कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, खनिज प्रचुर मात्रा में नहीं है। टीन भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और तांबा भी, तो यहाँ कोई प्रमाणित नहीं होता है। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे, नाव जो तथा बोट भी बनाते थे। मुद्रण निर्माण, मूर्ति के निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था, राइट।
प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। जैसे मेसोपोटामिया के लोग ने अपनी कला का निर्माण किया, वैसे यहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग भी आविष्कार किए कला का। हड़प्पाई लोग लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब भी पढ़ी नहीं जा सकी। वह लिपि आई 1923 में पूरी लिपि आई, पर प्रकाश में आई, लेकिन उसे भी पढ़ा नहीं गया, कोई साक्ष्य नहीं। राइट, तो लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति लेख जोख आसान हो गया। व्यापक के लिए उन्हें मापतौल आवश्यकता हुई, जिन्होंने उनका प्रयोग भी किया। बाढ़ की तरह कोई वस्तु मिली है जिनमें पता चलता है कि तौल में 16 या उनके आर्तक बोले आर्वार्तकों मतलब आसपास में 16 दूना 32 48, ये क्या है, तो 64 हो गया, 116 हो गया, यह उसके अनुवर्तकों ऐसे संख्या है, ऐसा लगता है यह 62 होगा। राइट, तो इसका उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल के बाद तक भारत में 1 रुपये 16 आने का होता था। जो 1 रुपये था वह 16 आने को होता था। राइट, तो 1 किलो में 4 पाव होते थे। राइट, 1 किलो में कितने पाव होते थे? 4 पाव होते थे, और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में 16 कनवा होता था। अब यही भी है, 1 किलो में 4 पाव होता है ना, 1 किलो में 4 पाव होता है ना। तो उसकी हम सायकाल आसन की बात करते हैं, उसका अंत जो हमारे सिंधु घाटी है, इसका अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी हम देख रहे हैं। इसका अंत, कोई भी चीज़ उद्भव होता है तो उसका अंत भी होता है। राइट, तो इसका अंत की बात करते हैं, अवसान या सायकाल, इसका अंत की बात करते हैं तो यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ऐसा अभ्यास होता है कि अपना सभ्यता अंतिम चरण में हास्योन्मुख थी। अंतिम चरण में क्या थी? हास्योन्मुख थी, और इस समय मकानों में पुरानी ईंटें का प्रयोग जानकारी मिलती है। इस अविनाश के कारणों का विद्वानों का सहमत नहीं है कि सिंधु नदी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि आक्रमण, ये तो इसका विनाश के कारण है, आक्रमण माना जाता है, या जलवायु का परिवर्तन हो गया, जैसे मान लो जलवायु का परिवर्तन हो गया, सूखा काल पड़ गया, या तो बाढ़ आ गया, असंतुलन बाढ़, या भूतात्विक परिवर्तन या बदलाव हो गया, कोई महामारी हो गई, हैजा हो गया, आर्थिक कारण आदि थे। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ जो अलग अलग समय में या एक साथ होने का संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास का व्यवसाय से महामारी की संभावना कम होने लगती थी। तो भीषण अग्निकांड का भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि भीषण, अच्छा मतलब बुरी तरह से क्या हुआ, आग जलने का भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो से एक कमरे में 14 नर कंकाल मिले हैं। देखो, हमें मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं? 14 पुरुष के क्या मिले हैं? कंकाल, हड्डियां मिली हैं, जो कि आक्रमण आगजनी महामारी के संकेत देता है। हो सकता है कोई किसी ने बाह्य आक्रमण, किसी उसके घर में उसको मार दे, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, या तो आग लग गया होगा, या तो महामारी हो गया। इसमें आग नहीं हो सकता, क्योंकि आग लगने से क्या होती है, वो जल भी सकती है, हड्डियां जल भी सकती हैं, और महामारी हो सकता है, ये तो दोनों निश्चित हो सकता है। अधिकांश विद्वानों को मतानुसार सभ्यता का अंत बाढ़ प्रकोप है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ है। राइट, सिंधु घाटी जो है कि बाढ़, उसका जो विनाश हुआ वह बाढ़ का कारण हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। राइट, नदी किनारे बसे तो बाढ़ आएगा ही। अतः यह तर्क सामान्य है, यह तर्क क्या है, सर्वमान्य है, या सभी का मान्य है कि यह बाढ़ हो सकता है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों के समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान के करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, आक्रमण आदि। राइट, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का व्याख्या करते हुए मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं, जो आर्य आक्रमण का अवधारणा दी है, ये कहते हैं मार्टिमर यहाँ कह रहे हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, किंतु आरंभ में ही इस विचार के खंडन किए जाने लगा था। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों से प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नरकंकाल साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, 26 ऐसे नरकंकाल साक्ष्य प्राप्त किए जिनके सिर के नुकीले अस्त्र का घाव चेक थे। अथा मतलब उसके जो सिर के पर ना, वो ये नुकीले अस्त्र से, अथा मतलब कोई नुकीले, अथा मतलब एक शंकुआकार औजारों से क्या हुआ था, घाव के चिन्ह थे। तो प्रोग्राम हड़प्पा से कब्र यक्ष का प्रमाण मिलता है, जो कब्र यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तथा ऐसे क्रमणकारी कैलाश बताते हैं कि उसी तरह के साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इस इंद्र तथा हरि रूपिया शब्द का दृष्टिपात प्रस्तुत होता है, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त है, तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए महाज 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा तार्किक नहीं लगती है। विशेषकर इसलिए भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्य के आगमन के बीच लगभग 300 से लेकर 400 वर्ष काल का अंतर है। फिर नवीन शोध के आधार पर यह बात पुष्टि हो चुकी है कि कब्र का यच नंबर कंकाल इस स्थल के पतन के बाद के काल के हैं। अतः जहाँ तक ऋग्वेद के उत्तरायण का सवाल है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक काल के कृति नहीं है, वरन इसे बहुत बाद में लिखित रूप दिया गया था। यह वजह यह है कि माटी में व्हीलर उपयोग कथन से सहमत नहीं हो सके। ये कुछ दीर्घ चित्र हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कालीबंगा से, ये कालीबंगा हो गया जो हमें क्या मिली है, वहाँ कालीबंगा से हमें क्या मिली है, मिरड़ मतलब मिट्टियों से बनी हुई बैल की मूर्तियाँ हैं। गुजरात के लोथल से हमें ये नालियाँ मिली हैं, लोथल से नगर एक नाली मिली है, जो सबसे दक्षिणी स्थलों का सबसे एक है, सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। और कुछ लाल मिट्टियों के पात्र मिले हैं, कुछ जार मिले हैं। जार अनुष्ठानों को समारोह में उपयोग अर्थात ये भी कहा जाता है, इसमें शराब व कुछ पे मदिरा पान आदि पिया जाता था। राइट,
तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आशा होगा कि कुछ शब्द अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।